बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक अपना एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 75 ऑफ क्वाइटन। तो केमिकल मैसेंजर्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं ताकि वो अपने एडजेसेंट सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, या अगर डिस्टेंट साइट में है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि बेसिकली इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम वन न्यूरोनल सेल टू द अनदर न्यूरोनल सेल हेल्प आउट कर रहे हैं, लाइक एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन वगैरह। एंडोक्राइन हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली ग्लैंड्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और वो सिक्रीशन में सर्कुलेशन में जाते हैं, ठीक है। वो सर्कुलेशन में बाय मींस ऑफ ब्लड जाते हैं और देन वो अपनी डिस्टेंट साइड पे पहुंच के उसको टारगेट को इफेक्ट करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स दीज आर बेसिकली न्यूरोनल सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा एड्रिनल मेड्यूला आ जाता है जो कि एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज़ करता है मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। इसी तरह से सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर वो रिलीज़ करते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन वगैरह इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पैराक्राइन सेल्स आ जाते हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स आपस में एक दूसरे के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, लिम्फोकाइंस वगैरह। ऑटोक्राइन आ जाता है लाइक इंटरल्यूकिन 1 फ्रॉम द मोनोसाइट। देन साइटोकाइंस आ जाते हैं डिफरेंट तरह के इंटरल्यूकिन्स और लिम्फोकाइंस वगैरह जो कि इन्फ्लेमेशन में हम लोग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का काम कर रहे होते हैं, साइटोकाइंस। देन आ जाते हैं हम हार्मोन्स के फंक्शन की तरफ। हार्मोन्स बेसिकली हमारे और बॉडी के अंदर तमाम तरह फंक्शंस को ही मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की हम डिटेल देखेंगे, मेटाबॉलिज्म में हम लोग थायरोक्सिन की डिटेल देखेंगे आगे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हम एडीएच की बात कर लेंगे, एल्डोस्टेरोन वगैरह की देख लेंगे। रिप्रोडक्शन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। बिहेवियर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन ग्लूकागोन का हम रोल देखेंगे। और ब्लड पीएच को रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सो एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इज बीइंग मॉड्यूलेटेड बाय मींस ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं इन हार्मोन्स को। तो 3 इनकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। वन इज़ द प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, सेकंड स्टीरॉइड्स, थर्ड जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं। प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर आपने याद रखना है कि 3 पीस याद कर लेने हैं, ठीक है, जो पिट्यूटरी के हार्मोन है, पेनक्रियास के हैं और पैराथायरॉइड ग्लैंड के हैं। इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर। देन हाइपोथैलेमस से जितने भी फैक्टर्स आ जाते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स इन नेचर हैं एक्सेप्ट डोपामीन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आ जाती है स्टीरॉइड्स की, जिसमें हम बात कर लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने हार्मोन्स आ जाते हैं दे आर स्टीरॉइड इन नेचर। ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा से आने वाले जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, दीज आर ऑल स्टीरॉइड इन नेचर, ठीक है। टायरोसिन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं जिनमें थायरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं T3 और T4 एंड एड्रिनल मेडुला के हार्मोन दैट आर कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर टायरोसिन डेरिवेटिव्स। और इस सच कोई भी पॉलीसेकेराइड डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली केमिकल नेचर की बेसिस पे हम लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन करी। जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो मैं यहीं पे डिफाइन कर लेती हूँ, ठीक है। जो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स होंगे वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सही है। और इनकी जो फिगर 75.2 ऑफ द गाइडलाइन बताई गई है वहाँ पे ये बताया गया है कि इनकी सिर्फ ये ऑलरेडी जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, चूँकि प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स हैं, सिंथेसाइज हुए होते हैं, सेल्स के अंदर पड़े होते हैं और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होते हैं, ठीक है। स्टोर फॉर्म में रहते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो ये रिलीज़ होते हैं। फिर रिलीज़ होने के बाद ये प्लाज्मा के अंदर जो है वो चूँकि वाटर सॉल्युबल है तो डिज़ोल्व रहते हैं प्लाज्मा के अंदर और फ्रीली सर्कुलेट कर रहे होते हैं, किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होते। एकदम से ये डिग्रेड हो जाते हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और रैपिडली एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी कि आप उसकी नेचर से ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं ये सारी। अब स्टीरॉइड्स होंगे तो स्टीरॉइड्स का बिल्कुल ऑपोजिट हिसाब होगा कि वो हाइड्रोफोबिक होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होना पड़ेगा क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं, फैट सोलेबल हैं, तो वो सर्कुलेशन में एज सच मूव नहीं कर सकते। और जब ये अपने सेल से रिलीज़ होते हैं तो बाय मींस ऑफ सिंपली डिफ्यूजन जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं, चूँकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड सोलेबल होती है ना, तो इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन से ईजिली ये निकल जाते हैं। जबकि ये यहाँ पे क्या हो रही होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। स्लोली ये जो है वो क्लियर्ड होते हैं हमारी सर्कुलेशन से, चूँकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है। सो इसकी हाफ लाइफ जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होगी, 20 to 100 मिनट्स, जैसे कि स्टीरॉइड्स के लिए बताई गई है। टायरोसिन डेरिवेटिव्स की बात करो तो ये तो इनके अलग ही नखरे हैं, मतलब इनकी अलग ही प्रॉपर्टीज़ हैं। डुअल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो हमारे थायरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं T3 और T4, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टीरॉइड्स की तरह हैं, जबकि जो कैटेकोलामीन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन लाइक हैं, ठीक है।
तो एक डिफरेंस आ जाता है सिर्फ थायराइड और स्टीरॉइड्स के दौरान के दरमियान के जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो स्टोरेज फॉर्म में नहीं रहते, वेसिकल्स की फॉर्म में नहीं होते, वो जब ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल से वो बनते हैं और वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रहते। जबकि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये बेसिकली थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी आ जाती है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की तरह, और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टीरॉइड्स की तरह की हैं, ठीक है। जबकि कैटेकोलामीन्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटीन लाइक ही हैं, वो हाइड्रोफिलिक हैं, फ्रीली सर्कुलेट करते हैं प्लाज्मा में, हाफ लाइफ भी इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। जी, इस चैप्टर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स ने आगे टारगेट सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करना है तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कौन से रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करवाएगा और कौन सी इंट्रासेलुलर चेंजेस काज करवाएगा सेल के अंदर, ठीक है। अब जो हमने नेचर पढ़ी है डिफरेंट हार्मोन्स की, तो कुछ जो प्रोटीन पेप्टाइड और कैटेकोलामीन हमें पता है वो हाइड्रोफिलिक हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो रिसेप्टर है या तो वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होगा या सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर इंटेंड हुआ होगा, ठीक है। यानी कि वो इंट्रासेलुलरली नहीं होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा। जबकि कुछ जो स्टीरॉयड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर आ जाएगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जबकि थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के अंदर हम लोग 2-3 कैटेगरीज की बात करते हैं। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, अब ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे या तो वो खुद आयन चैनल का काम करेंगे या फिर जैसे ही हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ आके लगेगा तो कुछ इंट्रासेलुलरली ये डोमेन्स जो हैं वो लिंक्ड हुए होंगे आयन चैनल्स के साथ, या आयन चैनल्स की ओपनिंग करवाएंगे, या इंट्रासेलुलरली कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जो कि जाके आयन चैनल की ओपनिंग करवाएंगे और आयंस का इन्फ्लक्स होगा एंड देन डीपोलराइजेशन वगैरह, ताकि सिग्नल आगे ट्रांसड्यूस हो सके। जैसे कि एसिटाइलकोलिन, अगर डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन की बात करें ना तो वो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर के साथ के साथ लगता है और उसी चैनल, वही जो रिसेप्टर है वही एज अ चैनल की काम करता है, यानी कि उसकी कन्फर्मेशन कुछ ऐसी चेंज हो जाती है कि वो एक चैनल की शक्ल इख्तियार करता है और वो चैनल ओपन हो जाता है और देन आइंस का इन्फ्लक्स होता है। जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो आ जाते हैं इसके, वो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, तो जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इनडायरेक्टली कुछ आयन चैनल्स की ओपनिंग करवाता है, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है, और जाके वो जी प्रोटीन्स हमें पता है जैसे ही एक्टिवेट होते हैं जीटीपीएस सिस्टम, अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता है, देन कैम्प की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन काइनेज ए बनता है और वो प्रोटीन काइनेज ए जाके फॉस्फोराइलेशन करवाता है कुछ आयन चैनल्स की और देन उनकी ओपनिंग होती है और आयंस का इन्फ्लक्स होता है। सेकेंडली आ जाता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, इनकी हम लोग डिटेल देखेंगे लेप्टिन रिसेप्टर की, इनको हम वन पास रिसेप्टर या कैटालिटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे कि जैसे ही हार्मोन इनके साथ लगेगा तो या तो खुद इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, या तो फिर ये कुछ एंजाइम्स के साथ लिंक होंगे, वो आगे फॉस्फोराइलेशन का काम करेंगे। अब इनमें जेक स्टेट पाथवे आ जाता है, देन कुछ आ जाते हैं गुआनिलाइल साइक्लेज और एडिनाइल साइक्लेज, ये भी बेसिकली एंजाइम्स है ना जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ एसोसिएट होने के बाद हार्मोन के देन इनकी एक्टिवेशन होती है इन एंजाइम्स की। सो दीज आर आल्सो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। जबकि जेक स्टेट पाथवे के अंदर हम देखते हैं जो इंसुलिन आ जाता है, लेप्टिन आ जाता है, प्रोलेक्टिन है, वो जेक स्टेट पाथवे को फॉलो करते हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। और कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें एडिनाइल साइक्लेज कैम्प मैकेनिज्म आ जाता है, देन सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सिस्टम आ जाता है, कैल्शियम कॉलमोडिलिन का सिस्टम आ जाता है। मेनली आप लोगों ने इस चैप्टर में जो चीज़ें करनी है ना वो इन टेबल्स को करनी है। ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो एडिनाइल साइक्लेज और कैम्प के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन सारे तो हम लोगों को नहीं याद रहते ना, तो आप लोगों ने एक्सेप्शंस लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये वाइवा में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जब एक्ट करता है तो वो कैम्प पाथवे को फॉलो करता है, लेकिन स्मूथ मसल सेल्स के ऊपर वो पीएलसी पाथवे को फॉलो करता है। वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर्स के ऊपर कैम्प पाथवे को फॉलो करेगा, जबकि V1 रिसेप्टर्स के ऊपर फॉस्फोलिपिड सिस्टम को फॉलो करेगा। सिर्फ देन आ जाता है एक एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो साइक्लिक GMP सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है उसको फॉलो कर रहा होता है, सही है। तो ये टेबल्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं।
अच्छा जी। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें लेप्टिन रिसेप्टर की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। लेप्टिन रिसेप्टर जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये आगे एसोसिएटेड जो इंट्रासेलुलर इसका डोमेन आ जाता है, वहाँ पे इसके साथ कुछ जो है वो एंजाइम्स जो है, जैसे कि टायरोसिन काइनेज फैमिली का एक एंजाइम जेनस काइनेज, ठीक है, नाम से ज़ाहिर है कि काइनेज है, तो ये वो एंजाइम है जो कि फोस्फोरिलेशन करवाएगा, ये इसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है। तो जैसे ही लेप्टिन आके बाइंड करेगा ना, तो इस रिसेप्टर के अंदर कुछ ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी कि इसके आगे जो इंट्रासेलुलर डोमेन के साथ लगा हुआ एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट होगा वो आगे स्टेट 3 को एक्टिवेट करवा देगा। स्टेट 3 क्या है? बेसिकली स्टेट 3 वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इंट्रासेलुलरली, वो सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि आगे जाके फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाएगा। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जीन्स, ठीक है। जब ये फोस्फोरिलेट होगा तो तभी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डायमराइज होगा, जाके इसने जो है वो जीन्स को एक्टिवेट करवा देना है। इसके अलावा भी ये कुछ JAK2 जो है वो मज़ीद एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं जो कि अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस वगैरह और फोस्फेटाइल आइनोसाइटोल 3 काइनेज वगैरह को एक्टिवेट करवाता है। लेकिन मेन बात जो है वो ये पाथवेज नहीं है। मेन बात जो है वो ये कभी कभी आ सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन आपने जो मेनली MCQs के लिहाज से या वाइवा के लिहाज से याद रखने हैं वो बेसिकली इन टेबल्स को आपने याद रखना है। और इसके अंदर तो याद रखना है कि आपने ग्रोथ फैक्टर्स, एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, और सेकेंडली जो 3 एग्जांपल आपने हमेशा याद रखनी है इंसुलिन, लेप्टिन, प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन की। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि ये कौन से पाथवे को फॉलो कर रहे होते हैं। देन हम लोग जो इंट्रासेलुलरली हमने बात की थी कि स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं और हमारे थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन का जो आ जाता है रिसेप्टर, वो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपोफिलिक हार्मोन्स की बात की गई है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया गया है, जैसे कि स्टीरॉयड्स का। तो स्टीरॉयड्स या तो अपने साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, कंबाइन करते हैं। देन ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो इंट्रा न्यूक्लियरली ट्रांसलोकेट कर जाता है और जाके जो है वो डिफरेंट हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स को एक्टिवेट करवाता है, और देन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोपेगेट कर रही होती है, सही है। या फिर डायरेक्टली वो न्यूक्लियस के अंदर आ गया, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जैसे कि थायराइड हार्मोन का केस था, तो वो जो है वो जाके अगेन हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को